नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से हम 11 नाटकों को पढ़ चुके हैं। मात्र 3 ही नाटक हमारे शेष हैं और आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित नाटक बकरी को पढ़ेंगे। नाटक को पढ़ने से पहले हम सर्वेश्वर दयाल जी के बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया मुझसे फ़ोन नंबर ना मांगें। मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वे मुझसे मेरा फ़ोन नंबर और पेड नोट्स लेना चाहते हैं। पर दोस्तों, मैंने ये चैनल उन बच्चों के लिए शुरू किया है जो किसी तरह की फ़ीस या पेड नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, इसीलिए हो सकता है कि मैं आपका फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ, तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर इसीलिए नहीं देना चाहती हूँ। यदि आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। और बाकी फ़ोन नंबर ना देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। अगर आप नोट्स ही तैयार करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं किसी तरह के पेड नोट्स अभी आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, आज के नाटक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो जन्म था वह 15 सितंबर 1927 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो 23 सितंबर 1983 को हुई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के चर्चित कवि रहे हैं और उनका जो जन्म था वह जन्म जो था उनका 1927 को 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के पिकौरा गांव में हुआ था। उनके पिता विश्वेश्वर दयाल तथा माता सौभाग्यवती दोनों ही अध्यापक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। कुछ समय तक वे स्कूल में अध्यापक रहे। क्लर्क की नौकरी भी उन्होंने की। बाद में दोनों पदों से त्यागपत्र देकर वे दिल्ली चले आए। वे आकाशवाणी समाचार में भी काम करते थे। बाद में वे दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक बने। सक्सेना जी का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ दिनमान में छपे, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन उनकी बानगी पेश करता है। वे प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक, बाल साहित्य की भी रचना की है। उनकी रचनाओं का अनेक भाषा में अनुवाद भी हुआ है। दोस्तों, ये हमने जाना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन के बारे में। अब बात करते हैं उनकी कृतियों की। तो उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, पहले उनको देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको तीसरे सप्तक का समय भी बता देती हूँ, क्योंकि कई बार अगे जी के ये जो सप्तक थे उनके ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो आप तीनों को ही नोट कर लें। जो तीसरा सप्तक था ये 1959 में इसकी रचना हुई थी। अब इनकी कविताओं को देखें तो काठ की घंटियाँ सन 1949 से 57 के बीच,
बांस का पुल 1957 से 63 के बीच, एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं ये भी 1966 में, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में, क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं और कविताएं हैं इसमें, जिसमें कविताएं जो हैं वो और कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल, ये उनकी कविताएं हैं इसमें। प्रेम कविताएं अलग हैं इसमें, ये एक कविता संग्रह है, क्या कहकर पुकारूं। उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं वे हैं पागल कुत्तों का मसीहा, ये लघु उपन्यास है जो 1977 में आया। सोया हुआ जल, ये भी लघु उपन्यास है, ये भी 1977 में आया। उड़े हुए रंग, यह उपन्यास सूने चौखटे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था। सच्ची सड़क 1978 में, अंधेर पर अंधेरा ये 1980 में। अब बात करते हैं इनके नाटकों की, क्योंकि इनका लिखा हुआ नाटक जो है वो हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इनके अन्य नाटकों को भी देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इनका जो नाटक है वह है बकरी, जो 1974 में आया, और इस नाटक की जो एक विशेषता है वह यह है कि इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। ये बात इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इसको नोट कर लें। इनका अन्य नाटक जो है लड़ाई, वो 1979 में आया। अब गरीबी हटाओ, ये 1981 में आया। कल भात आएगा तथा हवालात, ये 1979 में आया। यह एकांकी नाटक M.K. रैना के निर्देशन में प्रयोग द्वारा मंचित हुआ। कौन सा? ये कल भात आएगा तथा हवालात, ये नाटक जो है वो M.K. रैना के निर्देशन में मंचित हुआ था। रूपमती बाज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी मंचन, ये 1976 में आया, और इनका एक नाटक हिसाब किताब भी है। इनके कुछ यात्रा संस्मरण हैं, उसको देख लेते हैं। एक ही है मेन, तो इनका यात्रा संस्मरण कुछ रंग कुछ गंध, ये 1971 में आया था। बाल कविता जो इन्होंने लिखी है बतूता का जूता, ये 1971 में। महंगू की टाई, ये 1974 में। बाल नाटक जो इन्होंने लिखे वे हैं भौं भौं खौं खौं, ये 1975 में, और लाख की नाक 1979 में। अब इन्होंने संपादन भी किया, जो संपादन इनके कार्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। शमशेर मलयज के साथ 1971 में, रूपाम्बरा अगे जी की सहायता से, ये जो इनका संपादन रूपाम्बरा का इन्होंने किया था, वे 1980 में सहायक संपादक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया था। अंधेरों का इतिहास 1981 में, नेपाली कविताएं 1982 में, और रक्त बीज 1977 में। इन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन किया, ये हम सभी जानते हैं। दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे के नाम से ये चुटीली शैली में गद्य लिखते थे। आगे हम देख लेते हैं अपने नाटक को। बकरी नाटक के कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देती हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। इस नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक प्रसिद्ध कथन है, वह हम देख लेते हैं। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वे तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। आगे, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पहला नाटक है,
जबकि प्रकाशन के हिसाब से ये दूसरा नाटक है। मतलब लिखा पहले गया था लेकिन प्रकाशन इससे पहले एक नाटक का हो चुका था, जो इस नाटक का नाम है लड़ाई। ये प्रकाशन क्रम में लड़ाई इससे पहले लिखा गया, प्रकाशित हुआ। बकरी नाटक का प्रकाशन 1974 है। इस नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई सन 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली उद्यान की रंगशाला में हुआ था। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। बकरी नाटक में 2 अंक हैं और इसके दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। अब इसकी विषय वस्तु हम समझ लेते हैं बकरी नाटक की। नाटक का प्रकाशन सन 1974 में हुआ था। इसके 2 अंक हैं और दोनों में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इसमें दोहा, चौबोला, बहरेत बील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। गांधी जी के नाम पर सत्ता को हथिया लेने का वर्णन इस नाटक में किया गया है। नाटक के पात्रों को देख लें हम, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो नाटक के पात्र जो हैं उनमें नट, नटी और भिश्ती हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पात्र हैं वे हैं दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर। ये तीनों धर्म शोषण और नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं इस नाटक के अंतर्गत। एक सिपाही है और विपत्ति जिसकी है बकरी होती है। नवयुवक है, काका काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, जिसमें हमारे याद रखने योग्य जो हैं वो 3 पात्र हैं। नंबर 1 विपत्ति जिसकी बकरी है, दूसरा दुर्जन सिंह और तीसरा कर्म सिंह और सत्यवीर। ये 3-4 पात्र हैं, इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम नाटक की कथा वस्तु को देखेंगे तथा कथा वस्तु के साथ जो तीनों दृश्य हैं प्रत्येक अंक में उनको भी देखेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट पार्ट को भी हम देखेंगे, ताकि ऐसा मैं आपको तैयार करवाऊंगी कि ऐसा लगे कि आपने पूरा नाटक ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। दोस्तों नाटक के कथानक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कथानक को। इसमें भूमिका दृश्य जो है वो देख लेते हैं कि नाटक की शुरुआत क्या है। गांव वासियों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, यह इस नाटक की केंद्रीय कथा वस्तु है। इस नाटक में 3 डाकू और एक सिपाही के साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी हड़पने का प्रसंग है। जिसका नाम विपत्ति था, उसकी बकरी जो 3 लोग थे, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह आदि, वो हड़पने का प्रयास करते हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं। गांव की गरीब विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बताकर जनता को धर्म की आड़ में लूटते हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। भोली भाली जनता के लिए बिछाए माया जाल में भोली भाली जनता फंस जाती है। नाटक का आरंभ नट नटी के संवाद से होता है।
नाटक में वंदना से ही भ्रष्ट राजनीति के दलदल को दिखाया गया है, जिससे आम आदमी छटपटाता हुआ दिखाई देता है। अब वो नट नटी के जो प्रारंभिक संवाद हैं उनको भी देख लेते हैं। नटी का है, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बाद नट का है, 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये नट नटी के संवाद थे। इसके बाद नट, नहीं भवानी यह तो वंदना मंगल चारण थी, आम आदमी की हालत को देखते हुए आम आदमी की ओर से। पहला अंक का जो पहला दृश्य है उसको देख लेते हैं। एक भिश्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है। क्या गा रहा है? बकरी को क्या पता था मशक बनकर रहेगी, मार के भी बुझाएगी प्यास तुम्हारी। दुर्जन सिंह, होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। ये कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो। इसमें दुर्जन सिंह जो था वे एक डाकू था और बाद में ये शरीफ आदमी बनकर नेतागिरी में घुसकर जनता को लूटने का काम कर रहा है। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक ना हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। दुर्जन सिंह, हम मालामाल होंगे, सत्यवीर हमारी इज्जत होगी, कर्मवीर जनता हमारे इशारे पर नाचेगी। ये तीनों इस नाटक में तीनों एक विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दुर्जन गांधी जी की बकरी है, कुर्सी धन प्रतिष्ठा, गांधी जी की बकरी देने के संबंध में। दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। सिपाही, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। ये जो बकरी है एक विपत्ति नाम की महिला है, जिसको ये दुर्जन सिंह और सत्यवीर और करमवीर सिपाही के साथ मिलकर गांधी जी के खानदान की बकरी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। तो ये उस औरत से उस बकरी को गांधी जी की बकरी बताकर हड़पना चाहते हैं। औरत, जमींदार साहब 20 रुपया देते रहें, हम नहीं दिया, हमको बच्चों की जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी, 2 बखत का दूध मिलता है इससे। सिपाही, यह 55 करोड़ की बकरी है। यानी ये जो औरत विपत्ति है ये उस बकरी के बदले में 20 रुपया मांग रही है, जो ये लोग उसे देना नहीं चाहते और कहते हैं, सिपाही जिसमें अपना रौब झाड़ता हुआ कहता है कि ये जो बकरी है ये पूरी 55 करोड़ की बकरी है। इसके बाद फिर एक गीत आता है, तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरिन माता। करमवीर, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा, पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में हाँ हो। दुर्जन, ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास तो झुठलाया नहीं जा सकता। सत्यवीर, इसीलिए कह रही है तू कि यह बकरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। करमवीर, तो इतिहास को झुठलाता है यह समाज द्रोही है, जो इतिहास को झुठलाता है वह समाज द्रोही है, समय उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। सत्यवीर, गरीबी, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है। वह जानती है गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। ये सभी उस औरत को मजबूर कर रहे हैं अपनी बकरी उन्हें देने के लिए। औरत, हम देश में नहीं रहे हुजूर, गांव में रहित हैं। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नज़रबंदी कानून, अपराध संहिता के बकरी धारा के अधीन इसे
पकड़ लिया जाए। सिपाहियों से धमकाने का प्रयास कर रहा है कि इस पे ये सभी कानून लगा दिए जाएं। दुर्जन, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी? तीसरा ग्रामीण, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। करमवीर, सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 कम अधीन 2 साल सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। साथ ही 500 रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने की कैद बामुशक्कत। यानी ये सभी उस औरत को डरा धमका कर उससे उसकी बकरी जो थी वो हड़पने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं कि तुम पे 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो जाएगी। इसके बाद पहला दृश्य यहाँ पे समाप्त तो होता है और नट जो है वो गायन करते हैं। दौलत की है दरकार, ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको। तो इसके बाद दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। दूसरा दृश्य चौपाल का दृश्य है। शाम का समय है, चिंता मन से बैठे हैं, तभी वहाँ एक युवक का प्रवेश होता है और ग्रामीण औरत बोलती है, मर्दन के बीच हम का बोले, कि आप मर्दों के बीच मैं क्या बोलूं? युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी की हुई है, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। सब ठग हैं, ठग। यानी इनमें एक युवक जो है गांव में, वे सबको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। युवक पर झूठ बोलने वालों से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। युवक, बाबा हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं। आप सबको सीधे आदमी जानकर ठगी करते हैं। देश में ई ठगी बहुत चल रही है। सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही इन्हीं लोगों की वजह से हैं। दूसरा ग्रामीण, ये गरम खून है, बचवा जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आए रहा है वह बड़ा ही बन के रहेगा। दूसरा युवक, बरगद बरगद है बेटा, पीपल रेंड रेंड, पेड़ वैसे सब हैं। यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नेता लोग हैं वो नेता ही रहेंगे, हमारी उनके सामने कोई भी औकात नहीं है। युवक, हमें ना ऊपर जाना है और ना ही नीचे, बराबर में रहना है। के बाद नट गायन है। एक नारा ढलता है, हर नई बर्बादी के बाद आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। नट, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थ है ओ स्वार्थ ही परमार्थ है। कोई किसी से कम ना कम है, देश के फूटे करम हैं। इसके बाद तीसरा दृश्य शुरू होता है। दुर्जन सिंह एक बड़े बक्से पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं। फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं और उसकी पूजा करते हुए गीत गाते हैं। दुर्जन सिंह, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। सिपाही, तिजोरी भरती हो तो काम की चिंता नहीं है। दुर्जन सिंह, अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि करमवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते ही हो। इसमें दुर्जन सिंह जो कि खुद एक डाकू है और करमवीर भी एक डाकू है, उसको ज़बरदस्ती गांव वालों से वोट डलवाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद फिर नट गायन शुरू होता है। नट गायन के बाद जो दूसरा अंक है नाटक का,
नाटक में 2 अंक हैं, दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं, जिसमें पहला अंक और उसके 3 दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। मैंने बीच बीच का पार्ट लिया है ताकि आप समझ जाएं कि नाटक में किस तरह के संवाद हैं। इसके बाद ये नट गायन होता है। बीते ज़िंदगी जिसको सहते रहो, सहते क्यों डरें, हम उसे आज कहते, जल रहा हो अगर आशियाना, पड़ेगा चिल्लाना। इसके बाद नाटक का दूसरा अंक शुरू होता है और उसका पहला दृश्य शुरू होता है। और जो ये पहला दृश्य है ये 2 साल बाद का है। स्थान वही है, लेकिन समृद्धि का सूचक एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेरकर ताला लगा दिया गया है। वहाँ पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बकस में से निकालकर दूरदर्शन यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक करके इसमें देखते हैं। कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। युवक, आपके पास हर चीज़ का इलाज है, गरीब और अन्याय का नहीं, बस। कर्मवीर, नक्सलवादी है क्या बे? सिपाही, सर अब मैं डीआईजी हूँ। इसके बाद फिर नटगायन होता है। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। इसके बाद नाटक का दूसरे अंक का दूसरा दृश्य सामने आता है, जिसमें एक जुलूस निकल रहा है, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं। युवक, आप लोगों का अज्ञात जेहल ही है, अब ये सब जीत करके और भी ज़्यादा हमें लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका नाम लेकर ही लूटेंगे। इसमें युवक जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद नाटक के दूसरे अंक के तीसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। भोज का दृश्य है। शेरवानी में गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री वहाँ पर आती हैं। उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। बाहर पुलिस के 2 आदमी बंदूक लेकर तैनात हैं। दुर्जन सिंह, हमने अपने खून पसीने से इस धरती और इस देश की धरती को सींचा है। हमने इसमें ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी ये घास खत्म नहीं होगी। भिश्ती, उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। कर्मवीर, यह धरती चारागाह है, जिसकी घास जितनी रौंदो उतनी ही पनपती है। कर्मवीर, दांत तेज और मजबूत हों, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा और कुछ नहीं है। शुरू कीजिए इस चारागाह के नाम पर। युवक, बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे दुनिया तुम्हारी। यानी दोस्तों, इसके तीसरे दृश्य में जो बकरी थी उसके भोज का इंतजाम, उससे एक भोज रखा गया है जिसमें नेता और नेत्री आदि आए हैं और उस बकरी से वहाँ पर भोज किया जा रहा है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरी परोक्ष होते हुए भी नाटक में एक समग्र चरित्र अर्जित कर लेती है। यह बकरी दूध देने वाली और घास चरने वाली बकरी नहीं है, यह तो धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा देती है। सामान्य बकरी को गांधी की बकरी बनाकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं, स्वयं भूखे रहकर देवी पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गांव वाले अज्ञान और अंधविश्वास के कारण बेवकूफ़ बनते हैं और उनका शोषण होता है। सर्वेश्वर दयाल जी का यह नाटक
वर्तमान का सही दस्तावेज है। उनका ये नाटक हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ है और जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों के द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, नाटक जो था, इसकी इन शॉर्ट बात करें हम तो नाटक में एक बकरी को इतना पूजनीय बना दिया गया, जो कि विपत्ति नाम की एक औरत की साधारण बकरी थी कि ये गांधी जी की बकरी है, उसकी पूजा कीजिए, उसके लिए धन अर्जित कीजिए, यहाँ उसके लिए चारागाह बनवाया जाएगा, ये सभी। और खुद फेमस होने के लिए, खुद वोट लेने के लिए 3 डकैतों ने इस कार्य को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस भी शामिल थी। इसके बाद उस विपत्ति को डरा धमका कर उस बकरी को हासिल कर लिया जाता है, उसकी एक स्मारक बनाई जाती है और बाद में सब धन ये सब हड़प कर जाते हैं और उस बकरी को मारकर उसी का भोज होता है। ये इस बकरी नाटक का एक सारांश है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।